हाय एवरीवन, पॉलीमर्स पढ़ रहे थे हम लोग और पिछले 2 लेक्चर्स में जो है पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस पे जो है हम लोग देख चुके हैं, जिसमें सबसे पहले टाइप ऑफ मोनोमर्स के आधार पे हम लोग होमोपॉलीमर्स और कोपॉलीमर्स पढ़े। उसके बाद सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी के आधार पे नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक पढ़े। उसके बाद मोड ऑफ सिंथेसिस के आधार पे भी हम लोग पढ़े थे, एडिशन, कंडेंसेशन। उसके पहले जो है नेचर ऑफ फोर्सेस के आधार पे भी हमने देखा था, इलास्टोमर्स, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक्स, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, पॉलीमेरिक चेन का अरेंजमेंट के आधार पे भी, लीनियर चेन, ब्रांच्ड चेन और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स, और एक स्टीरियोकेमिकल अरेंजमेंट के आधार पे भी देखे थे हम लोग आइसोटैक्टिक, सिंडियोटैक्टिक और एटैक्टिक पॉलीमर्स। तो उतना के बाद अब आगे हम लोग बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन का टाइप्स या पॉलीमराइजेशन रिएक्शन का टाइप। तो पीछे हम लोग देखें कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन मतलब वह प्रोसेस जिसमें मोनोमर्स कन्वर्ट होते हैं पॉलीमर्स में। अब ये पॉलीमर्स जो हमने पीछे देखा मोड ऑफ सिंथेसिस के आधार पे, एडिशन और कंडेंसेशन। तो एडिशन पॉलीमर्स में बताए थे कि इसमें मोनोमर्स सिंपली ऐड होते हैं और ऐड हो करके पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। और इसमें मोनोमर्स बेसिकली अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले। वे बेसिकली कोई फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग नहीं होते हैं, सिंगल टाइप के मोनोमर यूनिट होते हैं। और उसमें से जो पॉलीमर का जनरल फार्मूला है वह मोनोमर के जैसा ही होता है। कंडेंसेशन में देखे थे कि कंडेंसेशन पॉलीमर जनरली बनता है बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल कंपाउंड से, जिसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो। पोलर फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, वे सभी अलग अलग टाइप के मोनोमर्स यूनिट होंगे। और जो कंडेंसेशन पॉलीमर का जनरल फार्मूला था वह मोनोमर की तुलना में जो है डिफरेंट होता था। तो यह जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है इसको भी हम लोग 2 टाइप में ही रखते हैं, एक एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में जो हम लोग जान रहे हैं बात कि मोनोमर्स सिंपली ऐड टू फॉर्म द पॉलीमर्स। मोनोमर्स सिंपली ऐड होंगे और वे पॉलीमर्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब जो मोनोमर्स का यहाँ एडिशन होता है वह एडिशन जनरली हम लोग 3 मैकेनिज्म से समझते हैं, कैटायनिक मैकेनिज्म, फिर हम लोग पढ़ते हैं एनायनिक मैकेनिज्म और एक पढ़ते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये 3 प्रकार के मैकेनिज्म ऑपरेट होते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन के लिए, लेकिन इसमें फ्री रेडिकल इज़ द मोस्ट कॉमन। एडिशन पॉलीमर्स जो बनते हैं वे बेसिकली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, मतलब उसमें मोनोमर्स जो कंबाइन करते हैं वे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा कंबाइन करते हैं और तब जा कर के जो है प्रोडक्ट मतलब पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। तो इसी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को जो है हम लोग अभी डील करने वाले हैं, इसी के बारे में जो है पढ़ेंगे। इसमें किसी मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन नहीं होगा, बस सिंपली मोनोमर्स ऐड होते जाएंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा इससे। और जो एडिशन होगा ऑब्वियसली फ्री रेडिकल के द्वारा होता है। तो जनरली 3 स्टेप्स होते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में, जो है जनरली 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 जिसको कि हम लोग बोलते हैं चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन जो होता है मतलब कैसे चेन खुलेगा, कैसे चेन ऑपरेट होगा और किस प्रकार से मोनोमर आपस में जुड़ते जाएंगे। तो यह हमेशा एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ही होता है। और जनरली जो यहाँ कैटलिस्ट होता है वह कोई पेरोक्साइड होता है, पेरोक्साइड कैटलिस्ट। और इस पेरोक्साइड में बेसिकली हम लोग ऑर्गेनिक पेरोक्साइड लेते हैं, जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड की बात करें तो बेंजोइल पेरोक्साइड की बात करें मतलब ऐसा, दिस वन इज बेंजोइल पेरोक्साइड वही।
अब बेंजोइल पेरोक्साइड में जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है, दिस इज सिंगल बॉन्ड। यह काफ़ी वीक बॉन्ड होता है, वेरी वीक बॉन्ड। इसलिए क्या होगा, इस बॉन्ड का होमोलाइसिस होगा, होमोलाइटिक फिशन। एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा और कुछ ऐसा बनेगा, ए CO रेडिकल ऐसा। तो इसी में आप चाहो तो फिर से फिनाइल रेडिकल बना सकते हो या यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। ऐसा एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर शिफ्ट हो जाएगा, एक इधर आ जाएगा, एक यहाँ बच जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये यहाँ से फिनाइल रेडिकल बन जाएगा और ये बाहर हो जाएगा CO2 ऐसा। इसी को हम लोग R रेडिकल, इसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल इनिशिएटर। रेडिकल इनिशिएटर मतलब यही जो है चेन की शुरुआत करेगा, रिएक्शन इसी के थ्रू आगे बढ़ेगा। तो अब यह रेडिकल इनिशिएटर ही वह है जो मोनोमर को जो है एक्टिव करेगा और मोनोमर यहाँ से जो है कंबाइन करते जाएंगे एक दूसरे से पॉलीमर बनाने के लिए। तो सपोज जैसा अभी हमने बताया कि एडिशन पॉलीमर में जो मोनोमर्स होते हैं वे बेसिकली अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, अल्कीन या उसके डेरिवेटिव्स। तो हम लोग एक अल्कीन का डेरिवेटिव्स लेकर के चलें ऐसा, और मान लें कि यह मोनोमर है, मोनोमर है। तो होगा क्या, समझोगे कि यह जो मोनोमर है CH2 डबल बॉन्ड CH और G मोनोमर, या रेडिकल इनिशिएटर के साथ कंबाइन करेगा। जो रेडिकल इनिशिएटर हमने बनाया है उसके साथ कंबाइन करेगा। कैसे कम्बिनेशन होगा, तो यहाँ जो देख रहे हो कि डबल बॉन्ड मैंने सिग्मा और पाई, तो पाई बॉन्ड तो बहुत वीक बॉन्ड है, तो इसी बॉन्ड का होमोलाइटिक फिशन होगा। एक इलेक्ट्रॉन आ जाना है इधर ऐसा, एक ही जाएगा इसके पास, तो ये बन जाएगा ऐसा। R यहाँ जुड़ जाएगा तो R CH2 सिंगल बॉन्ड CH G, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बच जाएगा ऐसा। तो यह हुआ चेन इनिशिएशन स्टेप। इस चेन इनिशिएशन स्टेप में हमने देखा कि किस प्रकार से जो है एक रेडिकल इनिशिएटर बना और वह रेडिकल इनिशिएटर फिर मोनोमर यूनिट को जो है एक्टिवेट किया ताकि वे मोनोमर यूनिट जो है आपस में कंबाइन करें या रेडिकल इनिशिएटर के साथ वे कंबाइन करें और चेन को जो है आगे बढ़ाएं। तो इस चेन इनिशिएशन के बाद अगला स्टेप जो इसमें होगा वह होगा चेन प्रोपगेशन का। अब चेन शुरू तो हो गया, अब यह चेन आगे कैसे बढ़ेगा, मतलब इसमें बहुत सारे मोनोमर यूनिट कंबाइन किस प्रकार से करेंगे तो उसको हम लोग देखते हैं। तो देखो पहला स्टेप चेन इनिशिएशन में क्या हुआ, यह जो चेन इनिशिएशन अभी हमने लिखा था इसमें क्या हुआ कि यह रेडिकल कंबाइन किया कुछ ऐसे, इधर गया था इसके साथ, एक यहाँ बच गया था, तो R CH2 CH G एक इलेक्ट्रॉन ऐसा बना था। नेक्स्ट स्टेप इसमें होता है चेन प्रोपगेशन का, चेन प्रोपगेशन का। और चेन प्रोपगेशन में अब क्या होगा देखोगे, R CH2 CH G रेडिकल। अब मान लो कि अगला मोनोमर है ऐसा, एक ही टाइप के मोनोमर होते हैं एडिशन पॉलीमर में, हम लोग जान रहे हैं इस बात को। तो फिर से वही काम होता जाएगा, इस पाई बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन आएगा इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे है, तो R CH2 CH G। फिर देखो इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन, इधर का एक इलेक्ट्रॉन, बीच में यहाँ फिर से बॉन्ड हो जाना है CH2, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड CH G, ऐसा कंटिन्यू होते रहेगा ऐसा ही। फिर हम लोग वही काम करेंगे, मोनोमर जोड़ेंगे CH2 CH G, तो फिर से इसका एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास बच जाएगा, R CH2 CH G, फिर यहाँ CH2 CH G और फिर यहाँ सब जाकर के जुड़ जाएगा CH2 CH G ऐसा। अगेन चलते रहेगा और ऐसा ही n मोनोमर यूनिट्स आपस में जुड़ेंगे सेम वे में, और ये फिर इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे R CH2 CH G का होल n और फिर CH2 CH G रेडिकल,
दिस इज द प्रोपगेशन स्टेप। इनिशिएशन में बस था कि वह रेडिकल इनिशिएटर एक मोनोमर से कंबाइन किया, बीच में एक फ्री रेडिकल जनरेट किया। अब वही जो मोनोमर का फ्री रेडिकल है बाकी के कई मोनोमर यूनिट से कंबाइन करते जाएगा और इसी प्रकार से यह चेन जो है आगे बढ़ते जाएगा और ऐसे एन मोनोमर यूनिट जुड़ करके ऐसा बनाएंगे। अब क्या होगा, फाइनल स्टेप जिसको कि हम लोग चेन प्रोपगेशन के नाम से जानते हैं, सॉरी चेन टर्मिनेशन। चेन इनिशिएशन हो गया, चेन प्रोपगेशन हो गया, अब चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेट कैसे करेगा, समाप्त कैसे होगा, तो चेन टर्मिनेशन ऐसा चेन टर्मिनेशन। तो अब क्या होना, देखो यह जो बना है प्रोपगेशन स्टेप में RCH2CHG का होल N, फिर यहाँ CH2CHG रेडिकल। तो दो बातें हो सकती हैं टर्मिनेशन स्टेप में, एक कि ऐसा ऐसा दो रेडिकल हो और ऑब्वियसली होगा ही ऐसा का होल N R, देखो ऐसा इस प्रकार से, और ये दोनों आपस में यहाँ जुड़ जाए, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन से यहाँ आपस में क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा ऐसा। तो यही हम लोग का बन गया है पॉलीमर। तो यहाँ क्या हुआ कि जो दो फ्री रेडिकल थे दोनों का सिंपली एडिशन हुआ। या दूसरा तरीका यहाँ से है, दूसरा तरीका यहाँ से है डिस्प्रपोर्शनेशन का, ऐसे कि या RCH2CHG का होल N CH2CHG ऐसा। सेम एक ऐसा और होगा CHG CH2 CHG CH2 का होल N R ऐसा। तो होगा क्या कि यहाँ से डिस्प्रोपोर्शनेशन टाइप का, मतलब यह एक हाइड्रोजन है तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक डबल बॉन्ड, और बाकी यह हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेकर के चल जाएगा इसके साथ। तो फिर ये ऐसा बन जाएगा RCH2CHG का होल N CH डबल बॉन्ड CHG प्लस यहाँ ही हो जाएगा CH2G फिर CH2 CHG CH2 का होल N R। तो यह हाइड्रोजन इससे हट करके इसमें जा करके जुड़ रहा है, तो इसका समझो यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, और इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो इसका रिडक्शन हुआ, ओवरऑल हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र हुआ, एक ऑक्सीडाइज कर गया दूसरा रिड्यूस कर गया। इसलिए इस पूरे प्रोसेस को हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन के नाम से जानते हैं ऐसा। तो यह है पूरा मैकेनिज्म। यहाँ भी पॉलीमर ही बन गया, पॉलीमर ही बनाइए, थोड़ा अलग टाइप का। तो यह था मैकेनिज्म एडिशन पॉलीमराइजेशन का। 3 स्टेप्स हम लोग देख लिए ना इसमें। स्टेप 1 में चेन इनिशिएशन, ये कैसे एक पेरोक्साइड रिएक्शन को इनिशिएट करता है रेडिकल इनिशिएटर बनके। फिर प्रोपगेशन स्टेप में कि वही जो रेडिकल बना है मोनोमर का, वे बाकी मोनोमर यूनिट से कंबाइन करके कैसे चेन को आगे बढ़ाएगा। और लास्टली कि यह चेन टर्मिनेट कैसे करेगा, मतलब एंड कैसे करेगा, पॉलीमर का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो यह मैकेनिज्म था। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके 12th एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, मैकेनिज्म लिखने आता नहीं है, लेकिन हम लोग को समझना था। चूँकि आगे एडिशन पॉलीमर्स के बारे में हम लोग डिटेल में इसमें पढ़ेंगे, तो उस हिसाब से यह समझना ज़रूरी था। अब हम लोग करेंगे क्या कि एक एक करके जितने भी एडिशन पॉलीमर्स हैं उन सारे पॉलीमर्स के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे और डिस्कस करते हैं। तो इस मैकेनिज्म को बस एक बार वैसे ही ध्यान में रख लेना है, नोट्स में किया हुआ है। तो सम एडिशन पॉलीमर्स, देखो ये जो एडिशन पॉलीमर्स में मोनोमर्स होते हैं,
ये मोनोमर्स जनरली विनाइल डेरिवेटिव्स होते हैं। ये जनरली क्या होते हैं? विनाइल डेरिवेटिव्स होते हैं। विनाइल ग्रुप हम लोग इसको बोलते हैं ना, CH2 डबल बॉन्ड CH, इसी में यहाँ कोई ग्रुप जुड़ गया G, यही विनाइल डेरिवेटिव्स हो गया। G यहाँ विनाइलिक कोई मतलब ग्रुप हो गया जो विनाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए हम लोग एडिशन पॉलीमर्स को विनाइल पॉलीमर्स के नाम से भी जानते हैं ऐसा। या G के जगह हाइड्रोजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, CN हो सकता है, कोई और भी ग्रुप्स हो सकते हैं। वह डिपेंड करेगा कि किस प्रकार का मोनोमर है और उसका पॉलीमर क्या है। तो सबसे पहले जो इसमें हम लोग डील करने वाले हैं वह पॉलीथीन के बारे में है। पॉलीथीन या इसी को हम लोग पॉलीइथाइलिन भी बोल सकते हैं। पॉलीथीन दो प्रकार का होता है, एक लो डेंसिटी पॉलीथीन और दूसरा होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। क्या अंतर है दोनों में, उसको हम लोग समझते हैं। यह जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है यह बनता है कैसे? जब प्योर इथीन का N मोल है, हीट किया जाता है 350 से 570 केल्विन, वेरी हाई प्रेशर 1000 टू 2000 ATM। कैटलिस्ट यहाँ परऑक्साइड होता है। तो क्या बोले? लो डेंसिटी पॉलीथीन का फॉर्मेशन होगा कैसे? जब इथीन को हीट किया जाता है इस टेम्परेचर और वेरी हाई प्रेशर पे। चूँकि देखो इथीन है गैस, तो गैसियस सब्सटेंस है, तो इसके पॉलीमराइजेशन में प्रेशर हमेशा ज़्यादा चाहिए होगा ताकि वह गैसियस सब्सटेंस जो है अपना फिजिकल स्टेट चेंज करे, लिक्विड या सॉलिडिफाई हो। तो फिर यहाँ ऐसा हो जाना है CH2 का होल N, ये सारे आपस में जुड़ गए और यही बन गया लो डेंसिटी पॉलीथीन। अच्छा, चेन खुलता कैसे हो? तो मैकेनिज्म से अभी हम लोग देखे ही कि डबल बॉन्ड सिंगल में कैसे बदला। तो यहाँ इस पाई बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन आ गया इस तरफ और फिर एक इलेक्ट्रॉन चल गया इस तरफ ऐसे, और ये ऐसा कन्वर्ट हो गया, यही लो डेंसिटी पॉलीथीन कहलाया। अब जो यह लो डेंसिटी पॉलीथीन में बहुत सारे इथीन के मॉलिक्यूल जुड़े हैं, ये जनरली होते हैं ब्रांच्ड, ये ब्रांच्ड टाइप के होते हैं। जैसे CH2 CH2 यहीं से ऐसे ब्रांचिंग निकला होता है, ऐसे ब्रांच टाइप के होते हैं। और ब्रांचिंग के चलते चूँकि ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, मतलब वॉल्यूम इनका हाई होता है, और जब वॉल्यूम हाई हो जाएगा तो ऑब्वियसली इनका डेंसिटी क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि डेंसिटी बराबर फॉर्मूला है मास बटे वॉल्यूम। तो जो लो डेंसिटी पॉलीथीन बनता है, इस लो डेंसिटी पॉलीथीन में जो इथीन मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट है वह ब्रांच्ड होता है। तीन टाइप का पॉलीमर हम लोग पढ़े ना, लिनियर, ब्रांच्ड, क्रॉस लिंक्ड। तो यहाँ ब्रांच्ड अरेंजमेंट है और इस ब्रांचिंग के चलते ही वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है और इसका डेंसिटी होता है कम। तो ऐसे पॉलीथीन का जो डेंसिटी बोल रहा है वह बहुत कम होता है, 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वाटर का डेंसिटी से भी कम है, 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जाहिर सी बात है कि लो डेंसिटी पॉलीथीन है तो ट्रांसपेरेंट नेचर का होगा, आर पार दिखाई देगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होगा। और यूजेज, ऐसे पॉलीथीन का यूज़, तो पॉलीथीन का कॉमन सा यूज हम लोग जानते हैं, कोई मटेरियल को पैक करना हो तो वहाँ पॉलीथीन का यूज हम लोग करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल वायर्स का इंसुलेशन के लिए भी यूज किया जाता है, पाइप्स, टॉयज वगैरह भी बनाया जाता है। तो यूजेज तो कॉमन से है। अब यह हाई डेंसिटी पॉलीथीन बचा है, तो ई कैसे बनता है? तो यह भी इथीन से ही बनता है, लेकिन कंडीशन में अंतर है। N मोल इथीन, टेम्परेचर थोड़ा सा कम, 330 से 350 केल्विन, प्रेशर बहुत कम, मात्र 1 ATM। और यहाँ एक स्पेशल कैटलिस्ट होता है, Zn कैटलिस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। या जिगलर नाटा कैटलिस्ट एक बहुत ही वाइड कंसेप्ट है जो आगे पढ़ाना है। अभी जानोगे कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट मतलब हुआ ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम
एलॉन्ग विथ टिटेनियम टेट्राक्लोराइड। यह जिगलर नाटा कैटलिस्ट है। 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में आता है कि व्हाट इज जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जेडेन कैटलिस्ट। तो ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम और टिटेनियम टेट्राक्लोराइड, इसको हम लोग बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। तो इसी जिगलर नाटा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जो है इथीन को इस टेम्परेचर और प्रेशर पे हीट किया जाता है तो यह कन्वर्ट हो जाता है पॉलीथीन में। लेकिन इस बार जो पॉलीथीन होगा वह हाई डेंसिटी पॉलीथीन के नाम से जाना जाएगा। ऐसा CH2 का होल N, इस बार यह हाई डेंसिटी पॉलीथीन कहलाएगा, HDP हाई डेंसिटी पॉलीथीन। और इसका बोल रहा है कि डेंसिटी ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि जनरली लीनियर स्ट्रक्चर होता है ऐसा, और जब लीनियर अरेंजमेंट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज रहेंगे, और जब मॉलिक्यूल्स क्लोज होंगे तो वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो मेन पॉलीमेरिक चेन का अरेंजमेंट के आधार पे हो गया यह क्लासिफिकेशन। जो पॉलीमेरिक चेन है उसके अरेंजमेंट के आधार पे जो है यह क्लासिफिकेशन हो गया, लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन भी इथीन से ही बना है, कंडीशन में थोड़ा सा अंतर है, और पॉलीमेरिक चेन का अरेंजमेंट में कि यहाँ जो पॉलीमेरिक चेन है उसका ब्रांच्ड अरेंजमेंट है, और यहाँ जो पॉलीमेरिक चेन है उसका लीनियर है। तो जब लीनियर अरेंजमेंट होगा तो पॉलीमेरिक चेन सट करके रहेगा ना, मोनोमर यूनिट्स काफ़ी नज़दीक होंगे तो कम जगह घेरेगा, तो कम जगह घेरने का मतलब वॉल्यूम कम, और वॉल्यूम कम का मतलब हुआ कि डेंसिटी उसका क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और दूसरा कैटलिस्ट की यहाँ जनरली पेरोक्साइड का इस्तेमाल होता है, यहाँ जिगलर नाटा कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है। डेंसिटी चूँकि हाई डेंसिटी पॉलीथीन बोल रहे तो ज़्यादा ही होगा, तो इसका 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसका 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा ऐसा। और इसका भी यूज वही है, पैकेजिंग मटेरियल्स हैं, बकेट्स, टब्स, हाउसवेयर्स, पाइप्स, ये सब भी बनाए जाते हैं। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे। लो डेंसिटी पॉलीथीन LDP एंड HDP, लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। तो दोनों बने हैं इथीन का पॉलीमराइजेशन से। कंडीशन में अंतर है कि लो डेंसिटी पॉलीथीन के लिए बहुत हाई प्रेशर का ज़रूरत होता है, पेरोक्साइड कैटलिस्ट है, यहाँ पॉलीमेरिक चेन का ब्रांच्ड अरेंजमेंट है, एंड द डेंसिटी 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसमें है कि प्रेशर नॉर्मल है 1 atm, लेकिन यहाँ कैटलिस्ट है जिगलर नाटा, और पॉलीमेरिक चेन का अरेंजमेंट लीनियर, डेंसिटी उससे ज़्यादा 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यूजेस दोनों का कॉमन सा ही है। बॉटल ही बनाना है तो जो बॉटल थोड़ा ट्रांसपेरेंट टाइप का है, कम मजबूत है, वो समझो लो डेंसिटी पॉलीथीन का है, और जो ज़्यादा टफ है, थोड़ा मोटा है, वो हाई डेंसिटी पॉलीथीन का है। तो यूजेज कॉमन से है, मेन प्रॉपर्टी में अंतर था, और वह प्रॉपर्टी में अंतर हुआ मोड ऑफ सिंथेसिस और पॉलीमेरिक चेन का अरेंजमेंट के आधार पर। तो इसको अच्छे से जो है समझ लोगे। तो पॉलीथीन के बाद अगला जो है पॉलीमर है एडिशन में, जरा इसको हम लोग देख लें। तो नेक्स्ट है पॉलीप्रोपीन। पॉलीथीन के बाद पॉलीप्रोपीन। तो प्रोपीन का पॉलीमराइजेशन से होगा, और क्या ऐसा, प्रोपीन इसके लिए मोनोमर हो जाना है CH3, दिस इज मोनोमर प्रोपीन। एग्जाम में मोनोमर ही पूछता है कि व्हाट इज द मोनोमर ऑफ पॉलीप्रोपीन। तो पॉली के बाद जो लिखा हुआ है वही उसका मोनोमर। पॉलीप्रोपीन मैंने बहुत सारा प्रोपीन मिल गया, तो वही एक प्रोपीन मोनोमर कहलाएगा ना। इसके लिए यह रिएक्शन भी या तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हो सकता है, या फिर जिगलर नाटा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो सकता है, दोनों में से किसी के प्रेजेंस में भी। और कैसे होगा, तो बस ये चेन खुलेगा यहाँ से ऐसे, और ऐसा कुछ हो जाएगा, CH CH3 CH2, ऐसा इसका होल है। दिस इज पॉलीप्रोपीन। पॉलीप्रोपीन प्रॉपर्टी की बात करें तो पॉलीथीन से जाहिर सी बात है कि ज़्यादा भारी होगा, ज़्यादा हार्ड होगा, और यूजेज वही है। इसका भी सेम काम है, फाइबर बनाना, बॉटल बनाना, पाइप बनाना। लेकिन पॉलीथीन से जो बॉटल्स और पाइप्स बनते हैं
उससे मजबूत बॉटल्स और पाइप बनता है किससे? इस पॉलीप्रोपीन से। सारे इंडस्ट्रियल वर्क है, तो वहाँ जा कर के यदि आप इस बात को देखते हो समझते हो तो पता चलेगा। बस तो अभी हम लोग केवल इक्वेशन के आधार पे समझ रहे हैं कि हाँ कैसे प्रोपीन पॉलीप्रोपीन में बदला और यह पॉलीप्रोपीन फिर कैसे बॉटल वगैरह बनाने में यूज किया जाता है, इसके बारे में। नेक्स्ट इसमें है पॉलीस्टाइरीन। इसको हम लोग स्टायरोन के नाम से भी जानते हैं, स्टायरोन। यह स्टायरीन का पॉलीमर है। एंड व्हाट इज स्टायरीन? स्टायरीन मीन्स फिनाइल इथीन। देखो यह फिनाइल इथीन इज द स्टायरीन। IUPAC नेम इसका है फिनाइल इथीन। N मॉलिक्यूल होगा। यहाँ भी पॉलीमराइजेशन परऑक्साइड या फिर जिगलर नाटा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ही होता है। यहाँ भी सेम चीज़, बॉन्ड खुलेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाना है, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा CH सिंगल बॉन्ड CH2 ऐसा होल N। दिस इज स्टायरोन। तो देखो कुछ नहीं, बस मोनोमर याद रखो और कॉमन सी बात है, डबल बॉन्ड को खोल करके सिंगल कर देना है, बॉन्ड को दोनों तरफ से आगे बढ़ा देना है। यही रिएक्शन का ये हो जाएगा इक्वेशन। बस यूजेज की बात करें तो यूजेज में बोल रहा है कि टेलीफोन बनाने के लिए यूज होता है, टेलीविज़न का जो बॉडीज हैं वो इन्हीं से बनते हैं, रेडियो का बॉडी वगैरह इससे बनता है, प्लास्टिक टॉयज बन सकता है। ये सब कॉमन सा यूज है। यही सब यूज जो है पीछे हम लोग देखे थे पॉलीथीन या पॉलीप्रोपीन के लिए। जो जितना ज़्यादा टफ होते जाएगा वह उतना हार्ड मटेरियल का जो है आगे फॉर्मेशन करेगा। अब टीवी का बॉडी बनाना है तो जाहिर सी बात है वह पॉलीथीन से तो बनेगा नहीं, वो थोड़ा काफ़ी लाइट मटेरियल होता है, तो उसके लिए हार्ड पॉलीमर चाहिए। और वह हार्ड पॉलीमर में पॉलीस्टाइरीन आ गया इस जगह पे यहाँ, जिसका यूज हम लोग करेंगे। तो पॉलीथीन देखे दो टाइप का, लो डेंसिटी हाई डेंसिटी। पॉलीप्रोपीन देखा हमने, फिर अभी पॉलीस्टाइरीन देखे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉलीमर पॉलीविनाइल क्लोराइड के बारे में देखते हैं। तो नेक्स्ट है पॉलीविनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड दो अलग अलग वर्ड है, इसलिए इसको ब्रैकेट में रखेंगे, है ना। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड में विनाइल भी बहुत बार है, क्लोराइड भी बहुत बार है। तो विनाइल क्लोराइड इसको बोलेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH और इसमें लगा हुआ रहेगा Cl। दिस इज विनाइल क्लोराइड। N मोल होगा, यही मोनोमर है यहाँ। इसका पॉलीमराइजेशन जनरली पर सल्फेट के प्रेजेंस में होता है, जो एज ए कैटलिस्ट काम करेगा। H2O8 डबल माइनस ऐसा CH2 CH Cl का होल है। दिस इज PVC, शॉर्ट में इसको हम लोग लिखते हैं PVC। ध्यान रखोगे एग्जाम में आता है तो ये शॉर्ट नेम से ही आता है, पूरा नाम लिखा हुआ नहीं रहता है। और एग्जाम में आता क्या है तो मोनोमर और यूजेज, ऐसे रिएक्शन लिखने नहीं आता है कि व्हाट इज़ द मोनोमर ऑफ PVC, राइट इट्स यूजेज। तो PVC का मोनोमर क्या हो गया? विनाइल क्लोराइड। स्ट्रक्चर बना दोगे बहुत भी करोगे तो। और उसके बाद यूजेज, तो यूजेज में वही सब टॉयज वगैरह बनाना है और क्या। तो इसका है यूज फॉर मेकिंग रेनकोट्स, रेनकोट बनता है इससे, प्लास्टिक डॉल्स, वही टॉयज वगैरह, शू सोल्स, जूता में जो सोल लगा हुआ रहता है, हैंड बैग्स, ऐसे। तो ऐसे कई कॉमन से चीज़ हैं। यूज़ तो थोड़ा याद नहीं रहता है, कंफ्यूज कर जाओगे तो उससे बहुत बड़ा लोड नहीं लेना है, कोई भी कॉमन सा लिख दोगे तो चलेगा वहाँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और इसी में फिर एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉलीमर है PVC के बाद, वेरी इम्पॉर्टेंट पॉलीमर, और वह है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, जिसको कि हम लोग टेफ्लॉन के नाम से भी जानते हैं। टेफ्लॉन के नाम से ही एग्जाम में आता भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनोमर तो पता चल गया, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन
तो ऐसा डबल बॉन्ड का N मोल, दिस इज टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। इसी का पॉलीमराइजेशन होगा अमोनियम बाइसल्फाइड के प्रेजेंस में, वेरी हाई प्रेशर होता है। होना तो वही चीज़ है कि रिंग खुलेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा एक इधर जाएगा, अरे ऐसा हो जाएगा CF फिर यहाँ भी CF का होल, दिस इज टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, अक्सर पूछता है कि व्हाट इज द मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन। तो मोनोमर टेफ्लॉन का क्या हो गया, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। बना कैसे देख ही लिए हम लोग। तो यह प्रोसेस याद रखना जरूरी नहीं है। अभी तक जो हम लोग कैटलिस्ट देखें, क्या देखें, पेरोक्साइड, जिगलर नाटा या फिर बाइसल्फाइड वाला, तो यही सब कोई कॉमन सा कैटलिस्ट में याद रखना है। यह बोल रहा है कि जो टेफ्लॉन है वह फ्लेक्सिबल नेचर का है, लेकिन सॉल्वेंट के खिलाफ इनर्ट है, इनर टू सॉल्वेंट, सॉल्वेंट से रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है मेकिंग नॉन स्टिक्स यूटेंसिल्स, ना चिपकने वाला बर्तन वगैरह जो होता है प्लास्टिक का, गैस्केट्स बनाने के लिए भी यूज होता है। उसके बाद फिल्टर क्लोथ्स जो बनता है उस सब बनाने के लिए भी इसका यूज है। तो ऐसे कॉमन से यूजेज हैं। तो कुछ एडिशन पॉलीमर्स देखिए अभी हम लोग, इसमें से जो वेरी इम्पॉर्टेंट हुआ वह टेफ्लॉन, और जो पीछे हम लोग हाई और लो डेंसिटी पॉलीथीन पढ़े सो। इसके अतिरिक्त और कई एडिशन पॉलीमर्स हैं। एग्जाम में क्वेश्चन इससे क्या आना है, तो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वह बेसिकली पॉलीमर का मोनोमर लिखने और उसका यूज। तो आप करोगे क्या अपने से कि कॉपी में एक तरफ पॉलीमर दूसरे तरफ उसका मोनोमर, कॉलम बना लेना, रट लेना। मोनोमर का नाम तो याद ही रहेगा, उसके आधार पर स्ट्रक्चर बना ही लोगे। तो एग्जाम में आएगा तो उसका नाम और स्ट्रक्चर दोनों लिख देना है। यूज पढ़े रहोगे तो थोड़ा बहुत दिमाग में रहेगा, तो वहाँ से हो जाना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी कुछ पॉलीमर्स जो बच गए हैं एडिशन के अंतर्गत, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।